Okay, so So we in are this starting from short this video, page, I'm page number, quickly trying what is to that? finish 45. this remaining So, part. preservative for fish, cheese and pickles. In general, food preservative का एक एग्जांपल बताओ, जैसे या कुक्ड, इवन द कुक्ड स्टफ में प्रेजर्वेटिव मिलाते हैं, तो सॉर्बिक एसिड इज़ यूज्ड एज अ गुड प्रेजर्वेटिव मटेरियल, ठीक है. देन जैम्स एंड सॉसेस की बात करें तो जैम्स और सॉसेस में क्या होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये प्रिजर्वेटिव का नाम है मेरे ख्याल से, ठीक है. एंटीपायरेटिक्स होता है, ये रिड्यूस फीवर, जबकि एनाल्जेसिक होता है, ये रिड्यूस पेन. तो हमेशा याद रखना, एनाल्जेसिक रिड्यूसेस पेन वेयर एज एंटीपायरेटिक रिड्यूसेस फीवर. यू कैन रीड दीज थिंग्स व्हाइल यू आर बाइंग मेडिसिन, ठीक है. सो एनाल्जेसिक विच रिड्यूस पेन, दे में भी एनाल्जेसिक, तो इसमें मॉर्फिन भी आ सकता है, कोडीन भी आ सकता है. दे में भी नार्कोटिक इन नेचर. देन देर आर सम नॉन नार्कोटिक वर्जन्स एज वेल, राइट. सम कॉमन एंटीसेप्टिक्स की बात करें तो आयोडोफॉर्म हो गया, बोरिक एसिड हो गया. हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बहुत फेमस है, मतलब एंटीसेप्टिक के फॉर्म में. बोरिक एसिड भी यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक में. पोटेशियम परमैंगनेट भी इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक में, ठीक है. और ये क्या है, मर्करी क्लोराइड HgCl2, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, और आयोडोफॉर्म इसका भी इस्तेमाल करते हैं. तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जो फूड प्रेजर्वेटिव्स होता है, कुक्ड फूड इंक्लूडिंग कुक्ड फूड, उसमें डालते हैं हम लोग सॉर्बिक एसिड. लेकिन जो जैम्स, पिकल्स, उसमें हम लोग डालते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, TE, एंड में TE है, ठीक है. टी फॉर टॉय, ठीक है. तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज यूज्ड इन जैम्स एंड सॉसेस एज अ फूड प्रेजर्वेटिव. देन एंटीपायरेटिक्स, दे रिड्यूस फीवर, वेयर एज एनाल्जेसिक की बात करें, दे रिड्यूस पेन. नाउ द एनाल्जेसिक्स में भी नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक. नार्कोटिक में कोडीन और मॉर्फिन चला जाएगा. फिर कॉमन एंटीसेप्टिक की बात करें तो आयोडोफॉर्म है, पोटेशियम परमैंगनेट, मर्करी क्लोराइड, HgCl2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब, बोरिक एसिड, ये सब कुछ कॉमन एंटीसेप्टिक्स हैं, ठीक है जी. फिर एक प्लांट होता है जैसे रोवोल्फिया सरपेंटिया, ये सरपेंटिना, ठीक है. इससे हम लोग ट्रैंक्विलाइज़र निकालते हैं. और ट्रैंक्विलाइज़र, अ प्लांट कॉल्ड रोवोल्फिया सरपेंटिना प्रोड्यूसेस ट्रैंक्विलाइज़र, और इस ट्रैंक्विलाइज़र का नाम है रेसरपाइन, ठीक है. वैसे देखा जाए तो ये तो नेचुरल सोर्स ऑफ ट्रैंक्विलाइज़र हो गया. वैसे सिंथेटिक में बारबीट्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड एज ट्रैंक्विलाइज़र, ठीक है. तो दो चीज़ याद रखो, एक बारबीट्यूरिक एसिड इज़ सिंथेटिक ट्रैंक्विलाइज़र, वेयर एज रेसरपाइन इज़ अ नेचुरल ट्रैंक्विलाइज़र, वेयर एज बारबीट्यूरिक एसिड इज़ synthetic tranquilizer, right? Then first antibiotic discovered by Alexander Fleming, that was done in 1929, and it was derived from a fungus, and its name was Penicillium notatum, right? तो ये पहली एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा. ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस बिकॉज ये एक लैंडमार्क ब्रेक थ्रू था. सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलियम नोटेटम फ्रॉम अ फंगस, राइट, in 1929, and which served as an antibiotic for the first time in 1929. So it was derived from a fungus, and its name is Penicillium notatum. Derived from a fungus by Alexander Fleming in 1929, it was the first antibiotic. Then animal bone charcoal, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? It is often used in sugar refining and decolorizing. तो शुगर रिफाइनिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. डीकलराइजिंग ऑफ शुगर में करते हैं, डी एशिंग एजेंट. देन स्टेविया, ये एक नेचुरल स्वीटनर है, डोंट कंफ्यूज दैट. इट इज़ अ आर्टिफिशियल वाला तो ये होता है अस्पार्टेम, दैट इज़ आर्टिफिशियल नॉन सैचराइड स्वीटनर, 200 टाइम्स स्वीटर दैन टेबल शुगर. तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि स्टेविया जो होता है दैट इज़ अ नेचुरल स्वीटनर. तो हालांकि एट द एंड ऑफ द डे तुम स्टेविया खाओ, अस्पार्टेम खाओ आर्टिफिशियल वाला, या स्टेविया खाओ नेचुरल वाला, बढ़ेगा ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सुक्रोज तो जाएगा बॉडी में, ठीक है. देन एनिमल बोन चारकोल बताया, दैट इज़ यूज्ड इन शुगर रिफाइनिंग एंड डी एशिंग एजेंट. फिर हैंस क्वांटिटी नीडेड टू प्रोड्यूस स्वीट टेस्ट इज़ सो स्मॉल दैट इट्स कैलोरी कंट्रीब्यूशन इज़ नेग्लिजिबल. वी आर टॉकिंग अबाउट अस्पार्टेम, ठीक है. देन लैटेक्स ट्री की बात करें तो इससे हम लोग वही मॉर्फिन, कोडीन वगैरह बनाते हैं. लैटेक्स इट रिड्यूसेस पेन, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है ये. फीवर भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, इट प्रिवेंट्स हार्ट अटैक्स, चेस्ट पेन, ठीक है. अब ये एक है सैलिसाइलेट और एस्पिरिन. दिस इज़ अ कॉमन एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक. तो ये दोनों की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक. नाउ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैटेक्स ट्री,
it reduces pain, fever, inflammation, prevents heart attacks and chest pain. So what is that? It can be if it is reducing pain as well as fever, then of course it is an antipyretic as well as analgesic. अगर नाम स्पेसिफिक होके पूछ रहे हैं तो फिर सैलिसाइलेट और एस्पिरिन. तो एस्पिरिन तो उसका वो होता है, केमिकल नेम बोलते हैं या ब्रांड नेम होता है, बट एट द कोर केमिकल वाइज इट इज़ कॉल्ड एज सैलिसाइलेट. सो सैलिसाइलेट की ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटेक्स ट्री. देन एंटीपायरेटिक मैंने बताया था कि दैट रिड्यूसेस व्हाट दैट ब्रिंग्स डाउन फीवर, सो दैट इज़ पैरासीटामोल, राइट. यहाँ पे लिखा है ना, एंटीपायरेटिक्स ब्रिंग्स डाउन फीवर वेयर एज एनाल्जेसिक रिड्यूसेस पेन. तो एंटीपायरेटिक हो गया पैरासीटामोल. जबकि एंटी फोमिंग की बात करें तो ये पॉलीएमाइड सिलिकॉन, ये एंटी फोमिंग है, पॉलीएमाइड सिलिकॉन. देन एंट्रासिटिक, ये क्या है, कैल्सीफेरॉल. एंट्रासिटिक ये एक बार गूगल कर लेना इसके बारे में. एंट्रासिटिक यहाँ पे व्हाट इज़ एंट्रासिटिक. सो अरे यार अब नहीं बोलेंगे, परप्लेक्सिटीज़ है, उसका वर्जन चाहिए. तो देयर इज़ नथिंग ऑन गूगल, स्ट्रेंज. तो फिर आगे बढ़ते हैं. तो क्लोरोमाइसिटिन, ये आई थिंक ये दवाइयों का नाम है मेरे ख्याल से. एंटी फोमिंग में कोई एमाइड सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं एंटी फोमिंग में, ठीक है. कैल्सीफेरॉल, ये तो हम दवा सुने हैं, कैल्सीफेरॉल, एंट्रासिटिक. सो कैल्सीफेरॉल इज़ यूज्ड फॉर विटामिन डी, राइट. विटामिन डी इज़ यूज्ड टू treat and prevent bone disorders such as rickets and osteomalacia. Vitamin D is made by the body when skin is exposed to sunlight. So vitamin D is used to treat, okay. ये तो vitamin D3 है ना, कोले कैल्सीफेरॉल. I don't know एंट्रासिटिक क्या होता है, छोड़ो. Then क्लोरोमाइसिटिन, और ये क्या होता है, ये एंटी टाइफॉइड वाली दवा है क्लोरोमाइसिटिन. तो हमेशा याद रखना, सिलिकॉन अमीड वाली तो एंटी फोमिंग हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया तो दैट इज़ पैरासीटामोल. एंड एंटीशिटिक या ये कैल्सीफेरॉल तो विटामिन D3 वगैरह, ठीक है. क्लोरोमाइसिटिन दैट इज़ फॉर टाइफॉइड, ठीक है, एंटी टाइफॉइड वाली. क्रिस्टल वायलेट, ये क्या होता है, दैट इज़ एन एंटीसेप्टिक. अगेन इट मस्ट बी अ ब्रांड नेम बिकॉज हम ऊपर पढ़ चुके हैं क्या क्या एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर क्विनाइन की बात करें, सो दैट इज़ एंटी मलेरिया, ठीक है, ये तो हमें पता है. पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करें, KBr, सो दैट इज़ एंटी एपिलेप्टिक, एंटी कन्वल्जेंट और सेडेटिव. सो इट्स अ सेडेटिव सॉर्ट ऑफ, एंटी एपिलेप्टिक भी बोल रहे हैं इसको, पोटेशियम ब्रोमाइड. पोटेशियम ब्रोमाइड इज़ यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक और सेडेटिव, ठीक है. देन ऑयल इन वाटर इमल्शन, मतलब ये एग्जांपल क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्शन. सो मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर एंड द इमल्शन ऑफ बोथ, राइट. सो लेट्स सी, milk is oil in water emulsion. Yes, milk is an example of oil in water emulsion. So in an oil water emulsion, the oil is dispersed phase and the water is dispersion medium. In milk, the fat globules are dispersed phase and the water is the dispersion medium. Milk proteins act as emulsifying agents, dispersing lipids uniformly throughout the water phase. Other examples of oil in water emulsions include varnishing. What is that? Vanishing cream and aqueous emulsions. Is that varnishing or vanishing? Vanishing cream. But anyway, milk is an example of oil in water emulsion. Remember that. And colloids की बात करें तो milk, that is also a colloid. And blood is also colloid. Honey is also colloid. Then pectin मिलता है हमें guava में, अमरूद में. It is a gelatinous polysaccharide found in ripe fruits. Used in setting agent in jams. ठीक है, jelly type होता है ये, gelatinous polysaccharide technically होता है. It is found in ripe fruits and it is used as a setting agent in manufacturing of jams वगैरह, ठीक है. Then detergent क्या होता है, basically chemical नज़र से देखो तो it is detergent जो होता है, it is at the end of the day a salt of a strong acid and a strong base with high molecular number and long carbon chain. High molecular number and long carbon chain which acts as a refining agent or surfactants. तो surfactants के रूप में याद कर सकते हो, ठीक है. surfactant, हाँ. तो हमने एक चीज़ अपने बॉडी में पढ़ी थी कि बाइल जो होता है दैट इज़ सेक्रेटेड बाय द गॉल ब्लैडर. दैट इज़ एक्चुअली नॉट सेक्रेटेड, इट इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर बट सेक्रेटेड बाय पैंक्रियास. तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्फेक्टेंट. सो सिमिलरली अ सॉल्ट हैविंग हाई मॉलिक्यूलर नंबर एंड लॉन्ग कार्बन चेन. So a salt of a strong acid and a strong base is
एक्चुअली अ डिटर्जेंट. सो उसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम लॉरिल सल्फेट, जो हमारे टूथपेस्ट वगैरह में भी होता है. सो इट इज़ एक्चुअली अ डिटर्जेंट, एंड डिटर्जेंट होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, एंड वी आर यूजिंग इट, गॉड डैम इट, यूजिंग इट एज अ टूथपेस्ट. इट इज़ अ रिफाइनिंग एजेंट. सो ठीक है, तो वही होता है डिटर्जेंट. वाई इज सोप नॉट यूज टू क्लीन क्लॉथ्स? An aqueous solution of soap is alkaline due to hydrolysis, harmful for delicate clothes, whereas aqueous solution of detergent is neutral. अब ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने लिख लिया है. Alkali are subsets of bases, so all bases are not alkalis, but the other way is true. First of all, remember this, that alkali जो होती है ना, that is actually base का subset होता है. So all bases are alkali, but not all alkalis are bases. ठीक है, all bases are alkali, that is true, because नहीं, एल्कली आर सबसेट्स ऑफ बेसिस. मतलब कि कुछ बेसिस हैं जो एल्कलीज हैं. ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, कुछ बेसिस एल्कलीज होते हैं. ठीक है. देन सोप इज़ नॉट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स बिकॉज डेलिकेट क्लोथ्स को वो हार्म कर देगा. और हार्म क्यों कर देगा? बिकॉज जब उसमें पानी मिलेगा तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप जो होता है दैट गोज एल्कलाइन, दैट बिकम्स एल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, एंड विच इज़ देन हार्मफुल फॉर द डेलिकेट क्लोथ्स. तो मेन प्रॉब्लम यह है एल्कलिनिटी. ठीक है, एल्कलाइन हो जाएगा. वेर एज डिटर्जेंट की बात करें तो दैट रिमेन्स न्यूट्रल. तो यही प्रॉब्लम होती है. बोथ डिटर्जेंट एंड सोप्स रिड्यूस वाटर सरफेस टेंशन. ये भी एक पॉइंट वर्थ रिमेंबरिंग है कि वाटर एंड सोप बोथ reduce surface tension, water surface tension. Then synthetic detergents produce more soluble calcium, magnesium salts in hard water, hence they make more lather in hard water. So synthetic detergents produce more soluble calcium, magnesium salts in hard water, hence they make more lather in hard water. Detergents do not form insoluble precipitates of calcium, magnesium salts, hence they form more lather and remove dirt. अब ये पॉइंट भी थोड़ा ट्रिकी है. देखो, हम कह रहे हैं कि सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट अगर बनेगा हार्ड वाटर में तो ज़्यादा लैथर बनेगा. ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट बनेगा उतना ज़्यादा लैथर बनेगा. अब डिटर्जेंट की बात करें तो दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. इसका मतलब दे इनसॉल्युबल लिखा है. अगर ये बनते सॉल्ट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स तो ये इनसॉल्युबल रह जाते, और इनसॉल्युबल रह जाते तो फिर लेदर नहीं होता. ठीक है, लेदर नहीं होता तो ये घुल जाते हैं. मतलब घुलते नहीं हैं, बनते ही नहीं हैं. ठीक है, तो यही है कि डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स, हैंस दे फॉर्म मोर लेदर एंड रिमूव डर्ट. अब इसके बारे में एक बार ज़रूर पूछिए AI से कि डिटर्जेंट्स मेक insoluble salts of calcium and magnesium to remove dirt. Explain. So detergents do not form insoluble salts with calcium and magnesium ions present in the hard water, which is why they are effective at removing dirt even in hard water conditions. Unlike soaps, which do not form insoluble precipitates with these ions, creating a scum that hinders cleaning ability. तो soap और डिटर्जेंट में बेसिकली हम लोग डिफरेंट एबिलिटी टू क्लीन क्लोथ्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो डिटर्जेंट्स आर टिपिकली मेड विद सल्फोनेट और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स विच हैव अ पोलर हेड दैट रेडली इंटरैक्ट्स विद वाटर एंड अ नॉन पोलर टेल दैट अट्रैक्ट्स डर्ट पार्टिकल्स. नाउ अब ये तो थोड़ा केमिकल टेक्निकल हो जाएगा. ड्यू टू दर केमिकल स्ट्रक्चर डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म विजिबल स्कम इन हार्ड वाटर, मेकिंग द मोर इफेक्टिव फॉर क्लीनिंग इन सच कंडीशंस. तो मेन ये है कि हार्ड वाटर अगर आ रहा है, हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, उसमें लैथरिंग नहीं होती है, लेदर बनेगा ही नहीं. तो हार्ड वाटर मतलब कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, दैट इज़ वाई उसी को हार्ड वाटर बोलते हैं. देखो यहाँ पे डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, इसीलिए उसको हार्ड वाटर बोलते हैं. अब अगर बाई चांस आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ हार्ड वाटर ही आ रहा है, और तो फिर कपड़े कैसे धुलोगे आप? वहाँ तो फिर कपड़े धुल नहीं पाओगे. अगर साबुन से धुलने चले गए तो इतना वो होगा, कम हो जाएगा, बिकॉज सोप्स जो होते हैं दे विच फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स विद दीज आयंस, सोप्स स्टार्ट मेकिंग इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स. यही तो लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स of calcium and magnesium ions present in the hard water,
hence they form more lather and are able to remove the dirt. लेकिन अगर सोप की बात करें, सो सोप क्या करता है, सोप, वाई इज सोप नॉट यूज टू क्लीन क्लोथ्स, बिकॉज वो क्या होएगा, एक तो ये कि अगर हार्ड वाटर आ रहा है तो सोप जो है ना, इट विल react somehow with the calcium and magnesium ions present in the hard water and make salts which are insoluble, thus leaving behind a lot of scum and not lathering. So lather नहीं होगा and at the end of the day फिर तुम्हारा dirt remove नहीं हो पाएगा. So this is the main reason why detergent is more effective in removing the dirts compared to soap, because in hard water, because hard water में calcium और magnesium ions होते हैं, एंड सोप से अगर हम लोग चले गए धुलने तो फिर सोप विल फॉर्म insoluble salts by reacting with those ions of calcium and magnesium of hard water, thereby making insoluble salts which will remain as a scum and preventing cleaning of the cloth, whereas detergent, they do not form those insoluble salts of calcium or magnesium with the hard water, and therefore they make rich lather and are able to remove the dirt from the clothes. That is why detergent are more effective than soaps. ठीक है, बट अगर ये देखा जाए तो both detergent and soaps are able to reduce the water surface tension. Then detergents do not form insoluble precipitates of calcium magnesium salts, hence they form more lather and remove dirt. ये तो हो ही गया. Then raw material used in the manufacturing of soap, अब देखो vegetable oils use होता है, caustic soda और पोटैश भी यूज़ होता है. Then सबसे जो याद करने वाली बात है, सोडियम रोजिनेट सिलिकेट, ये पॉइंट याद करो, सोडियम रोजिनेट सिलिकेट, ग्लाइसरॉल भी होता है, सल्फर भी इस्तेमाल होता है. सोप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल फैट और प्लांट ऑयल प्लस कॉस्टिक सोडा. इट रिमूव्स डर्ट बाय emulsification. So soaps remove dirt through the process called emulsification and they are made from vegetable oil कर लो या animal fat कर लो, दोनों में से किसी एक से बना सकते हैं, प्लस कॉस्टिक सोडा, ग्लाइसरॉल, सल्फर, सोडियम रोजिनेट सिलिकेट या सिंपली सोडियम सिलिकेट से भी सोप बना सकते हैं. तो it removes dirt by emulsification. Then there are 3 types of fertilizers. In general, fertilizers cater to phosphorus needs of the plants and urea cater to nitrogenous needs of the plants. अब ये यूजुअली मैंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया था, इसको बहुत ही हार्ड एंड फास्ट मत ले लेना, बट आम तौर पे ये याद करने के लिए सही रहेगा. सो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दैट cater to the phosphorus needs of the plant, whereas urea जो होता है that caters to the nitrogenous needs of the plants. ठीक है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड यूरिया. ठीक है, देन नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो अब उसमें 4 प्रकार के आ सकते हैं. मैंने ऊपर एक जगह देखा था एंटी फोमिंग केमिकल सिलिकॉन एमाइड. ठीक है, एनीवेज, सो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की बात करें, फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स की बात करेंगे, फिर पोटेशियम और पोटाश फर्टिलाइज़र्स की बात करेंगे. ठीक है, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स में देखो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र्स हैं, फिर अमोनियम फर्टिलाइज़र्स हैं. ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र्स एज वेल एज अमोनियम फर्टिलाइज़र्स. फिर अमोनियम नाइट्रेट दोनों का मिक्सचर हो जाता है और फिर लास्ट में ये एमाइड फर्टिलाइज़र्स हैं. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एमाइड फर्टिलाइज़र में यूरिया 46%, एमाइड फर्टिलाइज़र में 46% नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम साइनाइड ये 21% क्या लिखा है. एनीवेज स्टार्टिंग से देखते हैं. सो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में अगर नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की बात करें, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, सो पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ये इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट सबसे बढ़िया नाइट्रेट फर्टिलाइज़र. पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम नाइट्रेट सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मिल जाता है. फिर अमोनियम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो इसमें अमोनियम सल्फेट बहुत इस्तेमाल होता है और डाई, ये DAP बहुत एक फेमस है. अमोनियम क्लोराइड भी होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, और ये एक है डाई अमोनियम फॉस्फेट या DAP. अब DAP बहुत पॉपुलर फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन कंटेंट है, 46% फॉस्फेट कंटेंट है. तो बेहतर होता है कि दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाएं प्लांट्स की, नाइट्रेट भी और फॉस्फेट भी. फिर अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो ये तो ठीक है. देन एमाइड फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो इसमें 46% नाइट्रोजन कंटेंट होता है यूरिया में, और कैल्शियम साइनाइड में 21% होता है. तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट किस में मिलता है? यूरिया में मिलता है, एंड यूरिया इज़ अ काइंड ऑफ एमाइड फर्टिलाइज़र. जबकि यहाँ देखो तो 18% नाइट्रोजन मिल रहा है, 46% फॉस्फेट मिल रहा है DAP में, डाई अमोनियम फॉस्फेट.
ठीक है। तो दैट इज़ अमोनियम फर्टिलाइज़र। तो ये 3 भी याद कर लो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो एक तरह से मिला दिए ना अमोनियम और नाइट्रेट। तो 4 नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की जो टाइप्स हैं, पहला है तुम्हारा नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, उसमें वही कॉमन वाले कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिल जाता है प्लांट्स को। फिर उसके बाद जो है अमोनियम फर्टिलाइज़र्स में अमोनियम सल्फेट होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, जिसमें फॉस्फेट ज़्यादा मिलता है, अमोनिया नाइट्रोजन कम मिलता है, 18% और 46% फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट कॉमनली कॉल्ड एज DAP, देन अमोनियम सल्फेट। ये सब हो गया अमोनियम फर्टिलाइज़र। उसके बाद दोनों को मिक्स कर दो, अमोनियम एंड नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र्स भी होते हैं। एंड लास्ट में यूरिया होता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ एमाइड टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट मिलता है, 46%। एंड कैल्शियम सियानाइड भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 21% नाइट्रोजन कंटेंट मिलता है। तो आफ्टर दीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स वी हैव सम फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, जैसे सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बेसिक स्लैग, रॉक फॉस्फेट एंड सुपर फॉस्फेट, देन कैल्शियम मेटाफॉस्फेट, नाउ दिस इज़ एंड एमोफॉस। ये कुछ 4 नाम याद रख लो, एमोफॉस एंड कैल्शियम मेटाफॉस्फेट। इसको CMP कैल्शियम मेटाफॉस्फेट, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में फॉस्फेट की ज़रूरत पूरी हो जाती है, 64% इस फॉस्फेट। जबकि अभी ऊपर हमने पढ़ा था डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसमें 46% फॉस्फेट मिल रहा था, 18% नाइट्रोजन मिल रहा था। लेकिन ये है कैल्शियम मेटाफॉस्फेट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉस्फेट कंटेंट, 64% मिल जाता है। एमोफॉस भी याद कर सकते हैं, रॉक फॉस्फेट एंड सुपर फॉस्फेट, ये भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं। इसके बाद पोटाश फर्टिलाइज़र है, तो पोटाश फर्टिलाइज़र को पोटेशियम फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं, एंड दीज आर वाइटल फॉर ड्रॉट रेसिस्टेंस एंड डिजीजेस, ठीक है। अब जैसे म्यूरिएट ऑफ पोटैश, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सल्फेट ऑफ पोटैश। तो म्यूरिएट और सल्फेट ऑफ पोटैश ये पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स हैं दोनों, म्यूरिएट एंड सल्फेट ऑफ पोटैश, म्यूरिएट ऑफ पोटैश एंड सल्फेट ऑफ पोटैश। अब इसका फॉर्मूला है KCl। सो KCl इज़ नथिंग, पोटेशियम क्लोराइड इज़ नथिंग बट म्यूरिएट ऑफ पोटैश। इसका डायरेक्ट एग्जाम में सवाल बनता है। और SOP दैट इज़ सल्फेट ऑफ पोटैश, ठीक है। तो SOP और MOP, म्यूरिएट ऑफ पोटैश एंड सल्फेट ऑफ पोटैश, याद रख लो, दीज आर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो KCl इज़ नथिंग बट म्यूरिएट ऑफ पोटैश, KCl। ओवरऑल यूरिया दैट इज़ अमोनिया प्लस CO2 दैट इज़ CONH2 ब्रैकेट में होल ट्वाइस, CO2NH2 होल ट्वाइस इज़ मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइज़र। मैंने बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट मिल जाता है, 46%। फॉर फोलियर मतलब लीफ एप्लीकेशन ऑन प्लांट्स due to its higher solubility than other fertilizer and rapid absorption by plants. NPK is also referred to as mixed fertilizer. Urea contains 47% nitrogen in the form of amide. तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एंड यूरिया का सबसे बढ़िया एब्जॉर्प्शन होता है। फोलियर लीफ एप्लीकेशन ऑन प्लांट्स हायर सॉल्युबिलिटी होती है यूरिया की अदर फर्टिलाइजर्स के मुकाबले। फोलियर एप्लीकेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है यूरिया, ठीक है। CONH2 होल ट्वाइस एमाइड ग्रुप का फर्टिलाइजर होता है, 47% नाइट्रोजन तक मिल जाता है इसमें। Then most crops use nitrate as a source of nitrogen. However, if the process of nitrification is too rapid, the nitrogen will escape to the atmosphere and plants will not be able to recover it from urea efficiently. To solve this problem, Government of India promoted the use of neem-coated urea to slow down the rate of dissolution and slow down the dissolution of nitrate in the soil. Also, excessive use of nitrate fertilizers lead to destruction of nitrogen-fixing bacteria, increase in soil acidity, एंड कॉजिंग लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं यूरिया के एक्सेसिव यूज़ से। तो पहला तो यही हो गया कि नाइट्रेट आयंस पहुंच जाएंगे ग्राउंड वाटर में, वहाँ फिर अलग अलग कंपाउंड्स बना लेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पे दुष्प्रभाव पड़ता है अगर एक्सेस में नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे। तीसरा होता है नीम कोटेड यूरिया टू स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इन द सॉइल, ठीक है। तो नीम कोटेड यूरिया टू स्लो डाउन the rate of dissolution in the soil. उसके बाद है nitrate based products are the least acidifying of the nitrogen fertilizers, while ammonium based products have the greatest potential to acidify soil, ठीक है। तो अब nitrate, especially urea which is a nitrate based fertilizer or nitrogenous fertilizer of the amide group, why is it so popular? Because ये इतना acidify नहीं करता है मिट्टी को, इतना एसिडिफाई नहीं करता है जितना अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स कर देते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट देखा था हमने, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब अमोनियम सल्फेट इज़ अवॉइडेड इन एसिडिक सॉइल्स,
मैंने बताया था कि अमोनियम फर्टिलाइज़र एसिडिफाई ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू नाइट्रेट फर्टिलाइज़र्स, तो इसीलिए अमोनियम सल्फेट को अवॉइड करते हैं सॉल्टी सॉइल में या एसिडिक सॉइल में। अब ये कुछ हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि जो पोटैश फर्टिलाइज़र्स थे या म्यूरिएट ऑफ पोटैश दैट इज़ KCl एंड सल्फेट ऑफ पोटैश। बेसिकली ओवरऑल पोटैश फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर ड्रॉट रेसिस्टेंस एंड डिजीज रेसिस्टेंस। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रॉट रेसिस्टेंस एंड डिजीज रेसिस्टेंस। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो इस्तेमाल होता है पोटेशियम का, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र, इन द फॉर्म ऑफ अ मिनरल एलिमेंट। तो पोटेशियम से स्टोमेटा रेगुलेशन होता है, बोरॉन से डिसीज रेसिस्टेंस होता है, और नाइट्रोजन से तो लीफ येलोइंग होती है। ठीक है, फॉस्फोरस से तुम्हारा रूट ग्रोथ होता है, फूड ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब वो वैस्कुलर बंडल बढ़िया होता है फॉस्फोरस से, फूड ट्रांसलोकेशन एंड रूट ग्रोथ। तो एक बार ये देख लो फिर से, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट। बोरॉन तो याद है कि बोरॉन से डिजीज रेसिस्टेंस होता है, इट इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, और नाइट्रोजन से लीफ येलो हो जाएगी अगर नाइट्रोजन नहीं देंगे, और रिटार्डेड ग्रोथ, ओवरऑल रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी, लीफ येलो हो जाएगी। फॉस्फोरस से फूड ट्रांसलोकेशन एंड यूज्ड इन रूट ग्रोथ, अगर रूट बहुत नीचे तक नहीं जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, और फूड ट्रांसलोकेशन में भी मदद करता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हो गया, बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन नहीं देंगे तो येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगी और ओवरऑल रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी नाइट्रोजन से। बोरॉन इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट जिससे डिसीज रेसिस्टेंस होता है। फॉस्फोरस बता दिया रूट की ग्रोथ के लिए और फूड ट्रांसलोकेशन के लिए। पोटेशियम बच गया, पोटेशियम से स्टोमेटा होता है रेगुलेट। देन एक क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। सो ओजोन इज़ वेरी रेडी टू गिव इट्स 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम, हैंस इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आज समझ में आ गया कि अगर ऑक्सीजन घट रहा है किसी भी तत्व से तो फिर वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है। अगर ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है तो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है तो ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है। देन फायर एक्सटिंग्विशर स्टॉप्स fire by producing carbon dioxide which is obtained by reaction of sodium bicarbonate with dilute sulfuric acid। तो ये जो CO2 प्रोड्यूस कर देता है फायर एक्सटिंग्विशर इमीडिएटली और उससे रुक जाती है। तो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर बनता कैसे है, वो जो मटेरियल वाइट निकलता है दैट इज़ नथिंग बट सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ NaHCO3 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सड इन अ गैसेस सेमी गैसेस फॉर्म। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग क्लॉथिंग। ठीक है, फायर प्रूफ क्लॉथिंग एंड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज़ यूज्ड एज एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड। तो जहाँ IDE लग गया, फॉस्फाइड, इनफैक्ट फॉस्फाइड अगर जहाँ लग गया दैट समझ लेना वो वीडिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह टाइप ऑफ है, रोडेंटिसाइड वगैरह वही सब होता है फॉस्फाइड वगैरह। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड हो गया। तो ये बेसिकली एल्यूमिनियम के 3 कंपाउंड्स हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज़ यूज्ड एज एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट is used as fireproof clothing। ठीक है, aluminum sulfate and sodium bicarbonate that is NaHCO3 with dilute H2SO4 that is your fire extinguisher material। ठीक है, then zinc phosphide मैंने बताया as a rodenticide यूज़ करते हैं। potassium cyanide ये भी rodenticide होता है। agricultural pesticide aluminum phosphide और as fumigants to preserve cereals। ठीक है, तो जिंक फॉस्फाइड इज़ यूज्ड वेरी पॉपुलरली एज अ फ्यूमिगेंट टू प्रिजर्व सीरियल्स। फिर एलेथ्रीन होता है। एलेथ्रीन इज़ अ सिंथेटिक डुप्लीकेट ऑफ नेचुरली एक्सट्रैक्टेड क्राइसैंथेमम फ्लावर्स पायरेथ्रम। तो एलेथ्रीन इज़ यूज्ड एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट। ठीक है, अब एलेथ्रीन एक नेचुरल होता है। ठीक है, नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट होता है और ये कहाँ से मिलता है, क्राइसैंथेमम पायरेथ्रम से मिलता है। क्राइसैंथेमम पायरेथ्रम से एलेथ्रिन मिलता है जो कि एक मॉस्किटो रेपेलेंट है। देन कितना बचा है, कार्बन 14 डेटिंग की बात करो, सो इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द एज ऑफ फॉसिल्स, वुड, बोन्स, रॉक्स एक्सेट्रा। कॉस्मिक रेडिएशन रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू गिव कार्बन 14 इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन से रिएक्ट करके कार्बन 14 बना देती हैं अपर एटमॉस्फेयर में। तो इनके लिए क्या होना चाहिए, कॉस्मिक रेडिएशन होनी चाहिए और अपर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी होनी चाहिए, दोनों मिलेंगी कार्बन 14 बन जाएगा। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू फाइंड द एज ऑफ अर्थ तो यूरेनियम डेटिंग करते हैं। तो क्योंकि रॉक वॉक यहाँ तो हमको ज़्यादा ज़रूरी है बेसिकली कार्बन 14 डेटिंग में एज ऑफ फॉसिल्स, तो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वुड भी ऑर्गेनिक हो गया। अब बोन
नॉट एंटायरली इनऑर्गेनिक है, ठीक है, रॉक्स भी करते हैं बट कार्बन 14 डेटिंग से मोस्टली ऑर्गेनिक पे फोकस रहता है, जबकि यूरेनियम डेटिंग से तुम बिल्कुल ही बहुत लार्ज लैंडफॉर्म्स वगैरह करते हो, उसमें ऑर्गेनिक पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो दैट इज़ एज ऑफ अर्थ के लिए यूरेनियम डेटिंग करते हैं. एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव एज डिस्कवर्ड बाय क्लेयर कैमरॉन. तो क्लेयर कैमरॉन हैड डिस्कवर्ड यूरेनियम डेटिंग, ठीक है. देन क्रुक्सेस ग्लास, इट इज़ एन इफेक्टिव यूवी ब्लॉकिंग ग्लास, ठीक है. एंड फिलोसफर्स वूल, ये तो हम जानते हैं, यूज्ड इन सनस्क्रीन्स, वाइट पेंट्स, स्किन डिजीज़, फोटोकॉपिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो इसका मेरे ख्याल से ये जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO, फिलोसफर्स वूल, जबकि क्रुक्सेस ग्लास यूवी सन के यूवी रेस को ब्लॉक कर देता है. एक बार देख लेना कि फिलोसफर वूल का क्या है फॉर्मूला. कॉमनली जिंक ऑक्साइड वाइट पाउडर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ यूज्ड इन मैनी प्रोडक्ट्स. सनस्क्रीन हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, एंटीसेप्टिक भी होता है, ठीक. फिर क्रुक्सेस ग्लास हो गया यूवी रेस को ब्लॉक करने के लिए. फिर BRIT क्या है, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी. अब ये एक लेसर नोन ऑफिस है, इसको याद करना, ये डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आता है, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंतर्गत आता है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है यहाँ पे. तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कम्स डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एंड उसके अंदर आता है बोर्ड, एक बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, ठीक है. देन नाउ ह्यूमन यूरिन में यूरिया होता है, अमोनिया एटसेट्रा होता है. द पंजेंट स्मेल इज ड्यू टू द अमोनिया. द आइडिया ऑफ कार्बन, अच्छा कार्बन डेटिंग मैंने देखा, देन यूरेनियम डेटिंग क्लेयर कैमरॉन. नाउ द आइडिया ऑफ कार्बन क्रेडिट emerged from the Kyoto Protocol 1997, where 1 unit of carbon credit 1 ton of CO2, मैंने बताया तो था 1 ton of CO2 emission. फिर 2011 में heaviest antimatter discovered in the Long Island, New York. It will help in understanding the possibilities of existence of stars and galaxies made of antimatter. It will help understand the evolution of universe. तो ये heaviest antimatter discovered in the Long Island, New York, right? अब ये है क्या, हैवीएस्ट एंटी मैटर डिस्कवर्ड इन द लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क. तो उस एलिमेंट का नाम भी तो पता होना चाहिए. हैवीएस्ट एंटी मैटर डिस्कवर्ड सो फार इज एंटी हीलियम 4. द हैवीएस्ट एंटी मैटर पार्टिकल एवर डिटेक्टेड इज एंटी हीलियम 4, विच इज मेड अप ऑफ 2 एंटी प्रोटॉन्स एंड 2 एंटी न्यूट्रॉन्स. इट हैज़ अ मास दैट्स ऑलमोस्ट 4 times दैट ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दैट्स ट्वाइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो ये कहाँ खोला गया, मतलब खोजा गया था. एंटी हीलियम 4 है, डिस्कवर्ड when and where. So April 2000, वही तो है, एंटी हीलियम वही वाला है जो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में खोजा गया था. इसमें देखो इट इज़ अ मास ऑफ 4 times दैट ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ट्वाइस दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. मेन चीज़ ये है, एंटी हीलियम 4 क्यों बोल रहे हो आप इसको, क्योंकि प्रोटॉन के मास का 4 टाइम है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना है, ठीक है. Now the discovery of anti-helium 4 was a milestone in the search for answers to a fundamental question in physics: why does matter exist? The next heaviest antimatter particle is likely to be so rare that this record will stand for years to come. ठीक है, तो 4 गुना mass of proton and 2 गुना charge of electron, that is anti-helium 4, discovered in 2011, heaviest antimatter discovered so far in Long Island, New York. फिर आर्टिफिशियल रेनिंग करते हैं हम लोग सिल्वर आयोडाइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ड्राई आइस होता है. तो ड्राई आइस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेनिंग, ठीक है. अब हॉर्न सिल्वर क्या होता है, ये AgCl2 बोलते हैं हॉर्न सिल्वर. फिर जर्मन सिल्वर देख लेना क्या होता है, आई थिंक कॉपर निकल और टिन होता है, नहीं कॉपर निकल जर्मन सिल्वर. इसमें क्या होता है, निकल और ज़्यादातर जस्ता होता है, ये यार इंग्लिश में बोलो, कॉपर निकल और जिंक होता है, ठीक है. विथ ट्रेस अमाउंट्स ऑफ लेड एंड टिन भी होता है. तो आई वॉज नॉट एंटायरली रॉन्ग. It was given that name because of the silver white color, but the term silver is now banned for alloys that do not include that metal. तो जर्मन सिल्वर में थोड़ा सा कॉपर निकल जिंक टिन लेड ये सब होता है, ठीक है. कमिंग बैक हियर, तो कॉपर एंड इट्स alloys are the most common materials used in lightning protection in buildings and houses. तो अगर बिजली गिरती है बारिश वगैरह में तो उसके लिए कॉपर के alloys ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं. मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन लाइटनिंग प्रोटेक्शन इन बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, ठीक है, कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. फिर हॉर्न सिल्वर देख लिए, AgCl2, और आर्टिफिशियल रेनिंग में सिल्वर आयोडाइड एज वेल एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. हैवीएस्ट एंटीमेटर हो गया. बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. अब ये ड्राई सेल बस देख लो. ड्राई सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, दैट इज़ मेड ऑफ
जिंक क्लोराइड पहले याद रखो, जिंक क्लोराइड, ठीक है, एंड अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड? ये तो इलेक्ट्रोलाइट है। ड्राई सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड एज द केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, ठीक है। लेकिन कार की बैटरीज में क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है डाइल्यूट फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। देन हाइड्रोपोनिक्स इज अ सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर वेयर ग्रोइंग प्लांट्स क्रॉप्स विदाउट सॉइल, ठीक है, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। तो कार बैटरीज में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कार सेल का तो इलेक्ट्रोलाइट बता दिया। ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, हाँ, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ड्राई सेल्स। अब फिर यहाँ टेबल से अगले वीडियो में देखते हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 48।